हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ का बुक का चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये इस चैप्टर का 6th पार्ट है और लास्ट पार्ट। और अगर आपने फर्स्ट 5 पार्ट नहीं देखा उसे भी जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। पिछले 5 वीडियो में मैंने बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या, उसका कितना फीचर्स है और सिग्निफिकेंस क्या क्या है। फिर मैंने बताया फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो कितना प्रिंसिपल्स लेके आया। उसके बाद मैंने बताया साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप बाय F.W. टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या होता है। उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि साइंटिफिक टेक्निक्स क्या है। पिछले वीडियो में मैंने 5 टेक्निक्स बताया था, एक बार रिपीट कर देते वो 5 टेक्निक्स क्या है। फर्स्ट, फंक्शनल फोरमैनशिप। सेकेंड, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। थर्ड, फैटिग स्टडी। फोर्थ, मेथड स्टडी। फिफ्थ, टाइम स्टडी। ये 5 टेक्निक मैंने पिछले क्लास में हमको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 6th टेक्निक, मोशन स्टडी। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या दिया मैं। दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट A. To determine the movement of workers when they are performing the job. B. To differentiate between productive and unproductive movements. C. For cutting down unproductive and wasteful movements. D. To design suitable equipment and tools to minimize the unproductive movements of workers. ये जो टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ये बताता है कि ये टेक्निक इसलिए कंडक्ट किया जाता है क्योंकि ये देखता है कि अगर कोई भी वर्कर जॉब परफॉर्म कर रहा है तो उसमें कितना उसका मूवमेंट्स हो रहा है। फर्स्ट, मूवमेंट ऑफ वर्कर्स देखता है जब वो जॉब परफॉर्म करता है। सेकेंड, डिफ्रेंशिएट करते हैं प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स में, क्या जो मूवमेंट हो रहा है वर्कर्स का जब वो जॉब परफॉर्म, क्या वो प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव है, वो दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। थर्ड, फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट, जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है या वेस्टफुल मूवमेंट्स उसको हटा दिया करेंगे कि ज़्यादा प्रोडक्टिव मूवमेंट्स ही आए और हम लोग का प्रॉफिट इंक्रीज हो, आउटपुट इंक्रीज। टू डिज़ाइन सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर, और ऐसा इक्विपमेंट डिज़ाइन कीजिए, ऐसे टूल्स डिज़ाइन कीजिए ताकि जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है वर्कर का वो मिनिमाइज हो सके, कम हो सके। चलिए आगे देखते हैं टेलर क्या बोलता है। टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द जॉब एंड नोट डाउन ऑल द मूवमेंट्स ही इज डूइंग। टेलर बोलता है कि एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद देखिए जब वो जॉब परफॉर्म कर रहा है और नोट डाउन कीजिए क्या क्या मूवमेंट्स वो कर रहा है। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल, इन अ फैक्ट्री द टूल बॉक्स वॉज केप्ट अंडर द टेबल of every worker. Whenever worker needs tools, he need to bend tape out tool from toolbox and keep it back after use. A newly appointed supervisor observed it and suggested to keep a stool near every worker's chain where toolbox can be placed so that worker do not waste their energy in bending again and again. Which technique of scientific management is used by new supervisor? State the objective of motion study. इसका आंसर होगा जो ये टेक्निक यूज करा वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का है, वो है मोशन स्टडी। क्यों? जो पहले जो काम हो रहा था वर्कर्स में, अगर वो कुछ भी टूल निकालना चाहता था, टूल बॉक्स निकालना चाहता था तो उसको बेंड डाउन नीचे झुकना पड़ता था, उसके बाद निकालना रहता था उसे फिर वही प्लेस में जाके रख देना पड़ता था। पर जो न्यू सुपरवाइजर आया वो बोलते हैं कि अगर कोई भी टूल बॉक्स जो कोई भी है वो एक स्टूल में रख दीजिए वर्कर के बगल में, कि ताकि वर्कर्स का कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हो बेंडिंग डाउन के लिए, बार बार नीचे झुक के टूल बॉक्स नहीं उठा सके, उसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए वो हटा के एक स्टूल रख दीजिए एवरी वर्कर जिसमें टूल बॉक्स रख सके। और ऑब्जेक्टिव है टू एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ वर्कर। तो जैसे कि वो जो बेंड डाउन कर रहा है अगेन बार बार बेंड कर रहा है नीचे, तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हो रहा है वर्कर का, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को मिनिमाइज कर सकते, कट कर दे, इसका यही ऑब्जेक्टिव। जहाँ भी बताएगा कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हो रहा है वर्कर के साथ, उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो हम ये जान सकते हैं कि मोशन स्टडी है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। 7 वर्क स्टडी। इट इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच फैक्टर। ये वर्क स्टडी जो है ना, वो कॉम्बिनेशन है कुछ का। जैसे फर्स्ट है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी। ये 4 का कॉम्बिनेशन है। जहाँ भी वर्क स्टडी पूछेगा, टेक्निक दिया हुआ रहेगा तो हम समझ सकते हैं ये वर्क स्टडी कहलाता है। जैसे 4 टेक्निक, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी और फैटिग स्टडी, जहाँ ये चारों इन्वॉल्व होगा तो ये कह सकते हैं कि वर्क स्टडी है। और ये बोलता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन विथ मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए कोई भी फैक्टर का। चलिए अभी एक एग्जाम्पल ये है कि, चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। A systematic examination on investigation of system on method of organization for work done to improve the utilization of resources like men, machines, material, etc. and set up standard for all activities of the organization for improving productivity. तो ये कौन सा टेक्निक बताता है? ये वर्क स्टडी बताता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अरेंज किया गया हुआ है मटेरियल अरेंज है और अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है रिसोर्सेज का, यूटिलाइज हो रहा है रिसोर्सेज का, जैसे मेन मटेरियल, और एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया हुआ ऑर्गेनाइजेशन का सारे एक्टिविटीज़ का कि हमको इतना अचीव करना है। तो ये होगा वर्क स्टडी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 8 डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। दिस टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम आर ए paying different rate of wages to efficient and inefficient employees. B. Extra wages paid to efficient employees will motivate them to remain efficient. C. Extra wages paid to efficient employees will motivate inefficient employees to come in the category of efficient employees. D. When payment is given according to the number of units produced, ऑटोमेटिकली दी प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज्ड। इसका मतलब ये है कि ये टेक्निक जो है डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम बताता है कि फर्स्ट पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़। जो वेजेस पे कर रहा है कंपनी, सैलरी देती है एम्प्लॉयज़ को, तो कैटेगराइज पहले कर दीजिए कौन इफिशिएंट है कौन इनएफिशिएंट, दोनों को अलग अलग दीजिए। क्यों? अगर आप इफ़िशिएंट एम्प्लॉयज़ को भी 1000 दे रहे हैं और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को भी 1000 दे, क्या वो जो इफ़िशिएंट है वो इफ़िशिएंट रहेगा? नहीं रहेगा, वो इनएफिशिएंट कैटेगरी में आ जाएगा। इसलिए डिफरेंट वेज रेट दीजिए, डिफरेंट सैलरी दीजिए इफ़िशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू इफ़िशिएंट एम्प्लॉयज़ विल मोटिवेट टू रिमेन इफ़िशिएंट। और एक्स्ट्रा वेजेस पे कीजिए जो इफ़िशिएंट एम्प्लॉय, जो कि क्योंकि ताकि वो इफिशिएंट ही रहे। थर्ड, एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू इफिशिएंट एम्प्लॉयज़ विल मोटिवेट इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ टू कम इन द कैटेगरी ऑफ इफिशिएंट एम्प्लॉयज़। एक्स्ट्रा वेजेस पे कीजिए इफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को ताकि वो मोटिवेट करे इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को कि वो इफिशिएंट हो। फोर्थ, डी, when payment is given according to the number of units produced, automatically the production will be maximized. अगर जो पेमेंट मिल रहा है एम्प्लॉयज़ को वो कितना यूनिट प्रोड्यूस किए हैं एक एम्प्लॉय, उसके हिसाब से दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि ABC लिमिटेड एक कंपनी है जो कि फर्नीचर बनाती है, जैसे चेयर। तो A एक एम्प्लॉय है और B दूसरा एम्प्लॉय है। A जो इफ़िशिएंट है और B इनएफिशिएंट है। जैसे A एक दिन में 20 चेयर बनाती है, B एक दिन में 15 चेयर बनाती है। A को सैलरी मिलता है 1000 और B को मिलता है 800। क्यों? ये जो कंपनी है वो कैटेगराइज कर इफ़िशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ के बीच, और एक्स्ट्रा वेजेस पे करी इफ़िशिएंट एम्प्लॉयज़ को ताकि वो इफ़िशिएंट ही रहे, और इनएफिशिएंट को कम दे रही है। क्यों? ये कम प्रोडक्ट। जो ये ABC लिमिटेड कंपनी अगर दोनों को
ए और बी दोनों को एक ही सैलरी देती, 1,000 देती, तो क्या जो ए है जो 20 चेयर बनाती एक दिन में वो इफ़िशिएंट रहता? नहीं रहता। क्यों? वो बोलती अगर आप जो बी 15 चेयर एक दिन में बना रही, आप उसको 1,000 दे रहे हैं, तो हम भी 15 चेयर ही बना के 1,000 ले। क्यों? 5 चेयर के लिए क्यों और मेहनत करें? इसीलिए कंपनी में बोला जाता है कि ऐसा डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम लाइए कंपनी में, ताकि इफ़िशिएंट एम्प्लॉयज़ रहे और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 9th टेक्निक, मेंटल रिवैल्यूएशन। दिस टेक्निक इंसिस्ट ऑन ए change in mental attitude of workers and management towards each other, cooperation between workers and management। ये टेक्निक बोलती है कि मेंटल एटीट्यूड जो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में वो चेंज कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आइए और कॉपरेशन रखिए वर्कर और मैनेजमेंट के बीच, कि ताकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चले, काम कहीं रुकी नहीं। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा तो क्या होगा? जैसे वर्कर सोचेगी कि वो काम से पूरा ओवरबर्डन है, बहुत सारा वर्क मिल गया, पर मैनेजमेंट सोचेगी इसको तो कुछ काम ही नहीं मिलता है, ये तो कुछ करती ही नहीं है। तो इसीलिए दोनों को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए एक दूसरे के बीच में। चलिए अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। टेलर emphasizes that there should be equal division of work and responsibility between workers and management, and management should work almost side by side with their workers, helping them identify the technique। ये टेक्निक है मेंटल रिवैल्यूएशन। क्यों? एक मेंटल एटीट्यूड चेंज करो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, ताकि एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले और कोऑपरेशन रहे वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या क्या एडवांटेजेस है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? फर्स्ट, इम्प्रूव्स इफिशिएंसी ऑफ बिजनेस थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। इफिशिएंसी इंप्रूव कर रहा है बिजनेस का, कैसे? सिंप्लीफिकेशन और स्पेशलाइजेशन होगा तब। सेकेंड, हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट है वो रिड्यूस कर गया। थर्ड, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस फर्म इज अनेबल टू कैप्चर बिग शेयर इन द मार्केट। जैसे कि अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट अगर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो अगर हम उसका प्राइस डिक्रीज कर सके तो फर्म जो है वो एक बड़ा शेयर ले लेगा मार्केट में। क्यों? सब उसका नाम करेगा, क्यों? वो प्राइस अपना कम कर दिया है अपना गुड्स का, जो प्रोडक्ट वो जो बेच रहा है। फोर्थ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन कॉपरेशन ब्रिंग वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुगेदर। और ये म्यूचुअल अगर अंडरस्टैंडिंग रहेगा या कॉपरेशन रहेगा वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, तो वो दोनों क्लोजर आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, जो इफिशिएंसी इंप्रूव करेगा और आउटपुट भी इंक्रीज करेगा। फिफ्थ, मोर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ द वर्कर्स। अगर अच्छे से ट्रेनिंग मिले, ज़्यादा ट्रेनिंग है, तो वर्कर्स का स्किल भी इम्प्रूव करेगा और अच्छे अच्छे टेक्निक्स आएंगे काम करने के लिए। अब मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स क्या क्या है? फर्स्ट, चलिए जानते क्या क्या है। फर्स्ट, ऑपरेशन रिसर्च। बी, लीन मैन्युफैक्चरिंग। सी, केजन। डी, सिक्स सिग्मा। चलिए जानते क्या क्या है। ऑपरेशन रिसर्च, it was developed during Second World War to optimize the development of war। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तब डेवलप किया गया था। किस लिए? कि ऑप्टिमाइज हो सके वॉर का जो डेवलपमेंट है। इसका ऑप्टिमाइज मतलब चलिए जानते हैं क्या? ऑप्टिमाइज मतलब बेस्ट यूज कीजिए कोई भी सिचुएशन का या कोई भी रिसोर्स का। तो ये ऑपरेशनल रिसर्च जो कि डेवलप हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और ये डेवलपमेंट वॉर के लिए हुआ था कि हम उसका बेस्ट यूज कर सके कुछ भी सिचुएशन आएगा तो। सेकेंड, लीन मैन्युफैक्चरिंग। दिस टेक्निक फोकस ऑन रिड्यूसिंग 7 वेस्टेज ऑफ ओवर प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि ये टेक्निक जो है फोकस करती है, जो रिड्यूस करती है 7 वेस्टेज ऑफ ओवर प्रोडक्शन। जो ओवर प्रोडक्शन में जो वेस्टेज है, जैसे वेटिंग टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, मोशन, इन्वेंट्री, स्क्रैप एंड एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो वेस्टेज होता है उसको बोलते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग। कीजन, थर्ड कीजन,
It is a Japanese word which means change for better. एक जापानीज वर्ड है, उसका मतलब चेंज बेटर के लिए कीजिए, ऐसा चेंज कीजिए जो आगे आप चल के बेटर हो सके. D. Six Sigma. It refers to improving efficiency by reducing quality variation. ये बोलते हैं कि इम्प्रूव कीजिए इफिशिएंसी और रिड्यूस कीजिए क्वालिटी वेरिएशन. क्वालिटी भी अच्छे से इम्प्रूव कीजिए इफिशिएंसी, इसका मतलब. चलिए अब हम आगे पढ़ते सिमिलैरिटीज ऑफ टेलर एंड फ्यूल. फर्स्ट, द मेन एम इज टू मैक्सिमाइजिंग द इफिशिएंसी. जो टेलर एंड फ्यूल का मेन एम होता है वो इफिशिएंसी इंक्रीज करना, इफिशिएंसी मैक्सिमाइज करना, ताकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंसी आए, एम्प्लॉयज के बीच इफिशिएंसी. सेकेंड, बोथ इंसिस्ट ऑन कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर. और ये दोनों जो टेलर एंड फ्यूल है वो देखता है कि कोऑपरेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में. थर्ड, बोथ गिव मोर इम्पोर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट. ये जो दोनों टेलर और फ्यूल है देखती है कि जो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट, उसके बाद इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखती है. फोर्थ, बोथ सजेस्ट डिवीजन ऑफ वर्क. टेलर और फ्यूल दोनों बोलती है डिवीजन ऑफ वर्क चाहिए ऑर्गेनाइजेशन. क्यों? टेलर का फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप, उसमें फैक्ट्री को डिवाइड कर दिया जाता है. और फ्यूल का फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क. काम को जैसे हम डिवाइड करेंगे तो अच्छे से काम होगा, वर्कर्स के बीच में या एम्प्लॉयज के बीच में स्पेशलाइजेशन होगा जो वो काम कर रहा है इसके लिए, और अच्छे से प्रोडक्शन होगा. द प्रिंसिपल्स ऑफ बोथ इज द बेसिस ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडी. जो ये दोनों का प्रिंसिपल्स है वो बेसिस होता है रिसर्च के लिए. किसका फील्ड में? मैनेजमेंट स्टडीज की फील्ड में रिसर्च